गुड इवनिंग टू ऑल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी में हमने लास्ट में देखे थे नीति निदेशक तत्व। तो आज बात करते हैं हम नीति निदेशक तत्व से आगे, जिसमें हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें एक देखिए, जो हमने नीति निदेशक तत्वों की बात की थी, तो वो भी संविधान के भाग 4 में ही थे, डीपीएसपी भी। और यहाँ पे जब हम मूल कर्तव्यों की बात करेंगे तो मूल कर्तव्य भी भाग 4 में ही हैं। तो एक्चुअल में इनका जो आर्टिकल है वो है 4A के अंतर्गत। और जो मूल कर्तव्य हैं ये एक्चुअल में मूल अधिकारों के साथ साथ हमें दिए जाने थे, क्योंकि जब हमें अधिकार दिए जा रहे हैं तो अधिकार केवल उसी स्थिति में आपको हेल्प करेंगे जब आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी करेंगे। इसलिए संविधान में दोनों के बीच में यहाँ पे संतुलन रखा गया है। तो मूल कर्तव्यों के लिए यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें थी, जहाँ पे हमें मूल कर्तव्य दिए गए। और इन्हें जबकि हमें दिखता है कि इस तरह का कोई भी आपको पार्ट दिखता है, फोर्थ के अलावा ABC लगा हुआ या कोई भी आपको पार्ट लगे उसके आगे A या B लिखे, तो हमेशा समझिएगा कि वो मूल संविधान में नहीं था, उसे बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। अब चूँकि ये जोड़े गए हैं पर ये बाध्यकारी नहीं है, इसमें ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आप इन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आपके लिए कंपल्सिव नहीं है कि आप करें ही करें, पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इनका पालन करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कर्तव्य दिए गए हैं। तो मूल कर्तव्यों में पहला है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में कराऊंगा, ये संविधान का पालन करे। साथ में संविधान के जो भी आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, तो इनका भी आदर करें। ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर आप वो बात देखेंगे जो सबसे पहले वैचारिक है। वैचारिक मतलब कि हमारे देश में जिस चीज़ से शासन चल रहा है, जो जो इस तरह की प्रतीक बना रखे हैं नियम के, कानून के, आपकी राष्ट्र की भावना को फोकस रखने के लिए, तो यहाँ पे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान भी आपका इसी में इंक्लूड है। दूसरी बात करें दूसरे कर्तव्य की, तो यहाँ पे बल दिया गया है कि जब आप संविधान का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे बनाए रखने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो करेंगे। ठीक है। तीसरा मूल कर्तव्य यहाँ निकल के आता है कि आप उन आदर्शों को अपने दिल में हमेशा रखेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, देखिए ये पढ़ने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मीन्स में लिखने को मिल जाते हैं। 5 नंबर की मूल कर्तव्यों को लिखिए। UPPCS में पूछा गया था सवाल कि मूल कर्तव्यों को लिखिए। अब किसी को अगर याद नहीं है तो वहाँ पे सीधा सीधा सवाल है और पूरा प्रश्न आपका, यहाँ पे नंबर आप गवा सकते हो, पूरा प्रश्न आपका जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए, मूल कर्तव्य लिखा हुआ है कि देश की रक्षा करें आप, साथ में आह्वान किए जाने पर
राष्ट्र सेवा के लिए आ जाएं। तो ये बात हमने टेक्निकली से पढ़ी ही कि क्या आपको फोर्सफुली बुलाया जा सकता है, तो उसमें आपको एज ए ड्यूटी भी ये शामिल किया गया है कि आह्वान किया जाए तो आप राष्ट्र की सेवा के लिए आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि देश में सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, मतलब आप अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग भाषाओं से हैं, संस्कृति से हैं, तो इन सभी भेदभावों से परे रहें और अखंडता की भावना रखें अपने मन में, और ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जो यहाँ पे स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो ये बात भी यहीं पे कही गई है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्यों को जब आप पढ़ते हैं तब इन्हें आप केवल इसी तरह से मत पढ़िएगा कि आपको ये संविधान में लिखने, इनका प्रयोग आप अपने निबंध में भी कर सकते हैं, और मेंस में जहाँ जहाँ जरूरत पड़े तो आप इनका कोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले मूल कर्तव्य की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है और हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं, देखिए शब्दों का जो प्रयोग है बड़ा यहाँ पे चुन के किया गया है। परंपराएं बहुत सारी होती हैं जिनमें से कुछ को त्यागना भी है और कुछ परंपराओं को यहाँ पे परिरक्षण भी करना, प्रिजर्व भी करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 7 नंबर पे कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपकी सभी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे आपके वन आ जाएंगे, नदी आ जाएंगी, ठीक है, और इसमें आपके वन्य जीव भी आ जाएंगे। तो इन सभी की रक्षा करना भी आपके मूल कर्तव्यों में बताया गया है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास या वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास। जैसे हम कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे थे कि वो कैसे हट सकती है, तो यहाँ पर मूल कर्तव्यों में दिया गया है कि हमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानववाद, ठीक है, तो इन भावनाओं का विकास करना चाहिए, इन आदर्शों पे बल देना चाहिए, ताकि जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जो भी कमियां हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाएं। अगली बात है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की। तो ये जो हड़तालें होती है, विरोध प्रदर्शन होता है, तो यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना मूल कर्तव्यों में आता है। अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कि लगातार व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से आगे की ओर आप बढ़ते रहें, अपना विकास करते रहें। उत्कर्ष की ओर। और अंतिम 11वां मूल कर्तव्य है, यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करनी है, उनके पेरेंट्स को, गार्जियन को। तो ये 6 से 14 वर्ष वाला आपको आर्टिकल 21 में मिलता है, DPSP 45 में मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इसे एक साथ कंबाइंड करके भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये बातें हैं आपके मूल कर्तव्यों से संबंधित।
तो यहाँ पे हमने मूल कर्तव्यों को एकदम सिंप्लीफाइड रूप में देखा कि 11 मूल कर्तव्य हैं। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से जैसे कि आया हुआ है यूपीपीसीएस में, तो ध्यान रखिएगा जो मुख्य बातें हैं इस तरह की कि राष्ट्र संविधान का पालन, एकता अखंडता देश की, राष्ट्रीय आंदोलन, देश की रक्षता, समरसता, ब्रदरहुड की भावना, सामाजिक संस्कृति, प्राकृतिक पर्यावरण, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और खुद का और समाज का विकास और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो डायरेक्टली हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जब ये मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 51A में, तो इनको जब जोड़ा गया था तो यहाँ पे इनका उद्देश्य था कि लोगों की मनोवृत्ति, उनका जो व्यवहार है, उनके विचारों को परिवर्तन करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए 1947 में ये नहीं थे, क्योंकि 1947 में आवश्यकता कर्तव्यों से ज़्यादा ये थी कि लोगों का पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो, ताकि वो उस चेतना के स्तर पे पहुँचे कि वो समझे कि उनको संविधान के आदेश के द्वारा जो मिला है तो उसके बदले में उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। तो एक्चुअल में मूल कर्तव्यों का अगर एक लाइन में उद्देश्य पूछा जाए कि इनका उद्देश्य क्या है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि हमारे आचार विचार, मनोवृत्ति, व्यवहार में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन करना, विकास की ओर। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो सोवियत संघ के संविधान से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। ठीक है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। चलिए अब देखिए कुछ स्पेशल बात करते हैं। तो पहला जो मूल कर्तव्य है, अब उनसे थोड़ी सी आपसे डिटेल से बात करूं ताकि एमसीक्यू में आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो देखिए पहला मूल कर्तव्य आपसे कहता है कि आपको संविधान का पालन करना है। अब संविधान का पालन करने से क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा मतलब है कि आप जो भी काम करें वो संविधान के अनुसार हो, संविधान के आचरण विरुद्ध नहीं हो। ऐसा कोई काम नहीं हो जिसमें संविधान ने जिसमें क्लियरली बैन लगा रखा हो। जैसे यहाँ पे यूपीपीसीएस में डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे आर्टिकल 17 है, ठीक है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है, अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता को हालांकि अपराध बनाया गया है, ठीक है, कि आप ऐसे करेंगे नहीं, फिर भी आप करते हैं तो इसके लिए कानून है। और कानून के साथ साथ 76 में इसको डाला गया है कि संविधान जो कि आपको अस्पृश्यता के विरुद्ध जगाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको भी ये एज ए अपनी ड्यूटी समझ के इसका पालन करना चाहिए। आर्टिकल 23 जहाँ पे हमने मानव के क्रय विक्रय पे रोक लगाई है, ठीक है, तो जो क्रय विक्रय करने वालों का ये कर्तव्य है कि वो इसे ना करे। तो मतलब ये बात संविधान के पालन से संबंधित है, चाहे सकारात्मक रूप से अच्छी बातों को करने की है, चाहे संविधान ने जिन पे रोक लगा रखी है उनको करने से है। तो दोनों तरह से यहाँ पे ये काम करती है चीज़ें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे और भी एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे आर्टिकल 48 है। तो 48 तो संबंधित है कि गाय बछड़े जो ऐसे पशु हैं उनका वध वर्जित है, गो हत्या वर्जित है, तो वो ना करें। लोग अपने आप ही अपनी वैचारिक समझ को बदल लें, ठीक है। तो इससे संबंधित ये यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। दूसरा जो मूल कर्तव्य है उसमें कहा गया था संविधान के आदर्शों का सम्मान। अब संविधान के आदर्श क्या होंगे? देखिए, संविधान के आदर्श का मतलब है कि आपकी प्रस्तावना की बातें, ठीक है, जैसे प्रस्तावना में जो भी लिखा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, ठीक है, और
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात है, 3 तरह की समानता की बात है यहाँ पे, ठीक है। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये पूरा जो भी प्रस्तावना में बताया गया है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये हैं संविधान के आदर्श, ठीक है। तो कभी कभी इंटरव्यू में डिस्कशन हो जाता है कि जो मूल कर्तव्यों में संविधान के आदर्श हैं वो क्या हैं, किसके सम्मान करने की बात की गई। तो प्रस्तावना को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं संविधान के आदर्श के रूप में। फिर तीसरा मूल कर्तव्य जो कह रहा था कि यहाँ पर भारतीय संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। और एक शब्द और आया था कि संविधान की संस्थाओं का सम्मान करें। तो संविधान की संस्थाएं क्या हैं, क्या मतलब होता है संविधान की संस्थाओं का? तो देखिए, संविधान की संस्थाओं का मतलब है यहाँ पे संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपके राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, महान्यायवादी हैं। तो इस तरह से जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, तो ये सभी संविधान की संस्थाएं हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए, अगली बात इसमें कही गई जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करना है। अब कौन कौन सी प्रथाएं हो सकती हैं ऐसी? तो देखिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे जो बालिका हत्या होती है, ठीक है, भ्रूण हत्या होती है। इसके अलावा यहाँ पे दहेज प्रथा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का यहाँ पे त्याग करना है, ठीक है। तो इस तरह से हर मूल कर्तव्य को आप अपने एग्जाम्पल से समझिए, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरणों से समझिए कि कहाँ पे कौन सा मूल कर्तव्य अप्लाई हो रहा है, तो ज़्यादा यहाँ पे बेटर आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे बताने का उद्देश्य यही था कि आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो कि मूल कर्तव्य के रूप में आपको बताई गई है। चलिए, अगली बात करते हैं कि क्या सरकार ने भी कुछ किया है मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए? मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन। देखिए, इसका क्या मतलब है कि जैसे पहली बात तो ये कंपल्सन नहीं है, ठीक है, आप पालन करें। दूसरा, कंपल्सन नहीं है तो वाद योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। वाद योग्य मतलब जैसे मूल अधिकार वाद योग्य हैं, आर्टिकल 32 सपोर्ट करता है उनको, ठीक है। ना तो बाध्यकारी हैं ना वाद्य योग्य हैं। मतलब ये है कि आप अगर नहीं भी करते हैं पालन या इनका उल्लंघन भी आपसे हो जाता है तो आपको दंड नहीं दिया जा सकता, कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। पर ये चीज़ आधी ही सही है, ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे दंड नहीं दिया जा सकता, पर सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं यहाँ, और वो आपसे इनडायरेक्टली फॉलो करवा रहे हैं मूल कर्तव्य ही, ठीक है। और उन कानूनों का अगर आप पालन नहीं करोगे तो आपको दंड दिया जा सकता है। तो हम इस टॉपिक में यही समझेंगे। देखिए, जैसे हमारा मूल कर्तव्य कहता है कि हमें जो हमारे संविधान के आदर्श हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति यहाँ पे सम्मान करे, सीरियसली ले इस बात को, क्योंकि दंड तो मिलेगा नहीं सम्मान नहीं करेगा तो। पर ऐसा करने से क्या होगा कि ऐसे राष्ट्रध्वज का अपमान होगा, ठीक है ना। राष्ट्रध्वज को किसी भी तरह स्थिति में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसके लिए 1971 में एक कानून बनाया गया, राष्ट्रीय गौरवपूर्ण अपराध अधिनियम। राष्ट्रीय गौरवपूर्ण अपराध अधिनियम,
ठीक है। अब इस अधिनियम में ये कहा गया है कि अगर आप राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करोगे तो यहाँ पे आपको दंड दिया जाएगा, यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलेगा। हालांकि ये मूल कर्तव्य है, पर मूल कर्तव्य पे कानून बना दिया गया, क्योंकि अगर ये कानून नहीं बनाएंगे तो आपको पता है कि क्या स्थिति हो सकती है राष्ट्रीय प्रतीकों की। ठीक है, तो ज़रूरी था यहाँ पे ऐसा करना। चलिए दूसरा समझिए एग्जाम्पल। जैसे देश की एकता और अखंडता के बारे में कहा गया है तीसरे मूल कर्तव्य में कि उसे बनाए रखना है। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, नागरिकता अधिनियम बनाया गया है। नागरिकता अधिनियम हालांकि 1955 का है, पहले का है, पर वो इसे सपोर्ट करता है। ये कहता है कि भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनी जा सकती है। कब छीनी जा सकती है? अगर वो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ भी ये जो तीसरा मूल कर्तव्य है, इसका भी वायलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सेम बात आपको आर्टिकल 19(2) में भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि यदि कोई भारतीय भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध विचार अभिव्यक्त करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है। ठीक है, जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर भी रोक लगाई गई है यहाँ पे। चलिए अगली बात है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो मूल कर्तव्य चौथा है, उसमें कहा गया था देश की हम रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर हम सेवा के लिए उपस्थित हो जाएं। पर ये कर्तव्य अगर रहेगा तो हम उपस्थित नहीं भी हों। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 23(2) बना दिया गया। ठीक है, जिसमें राज्य आपसे अनिवार्य रूप से सेवाएं ले सकता है। ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा इस तरह से। फिर हमने बात की कि हम ऐसी प्रथाओं को त्यागें जो महिलाओं के सम्मान में कमी लाती है। यहाँ पे कानून बनाए गए, यहाँ पे महिला सशक्तिकरण नीति बनाई गई 1987 की और 2001 की। और समय समय पर ऐसे बहुत से कानून हैं जो महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, जैसे आप आरक्षण का प्रावधान दे लो, अभी पंचायती चुनाव चल रहे हैं तो 33% आरक्षण है, 50% आरक्षण है। तो ये सभी महिलाओं के सम्मान में एक तो इनसे वृद्धि होगी, इनका सशक्तिकरण होगा। तो ये कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं मूल कर्तव्यों के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिर एक मूल कर्तव्य हमें कहता है कि हमें अपनी संस्कृति की सुरक्षा करनी है, बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो भारत में कई क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं इसके लिए। ठीक है, जगह जगह पर राजस्थान में भी मिलेगा आपको पश्चिमी संस्कृति सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, ऐसे पूरे भारत में स्थापित किए गए हैं, दिशाओं के हिसाब से उनके नाम हैं। तो ये सभी चीज़ें अप्लाइड रूप में भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो आपको पता है पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं। सबसे पहले तो अगर आप फॉरेस्ट पॉलिसी को ले लें तो वो तो पहले ही बना दी गई है, 1952 में बनाई गई है, 1988 में बनाई गई है। सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, 1976 में। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो यहाँ पे शुरू किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देश के आदर्शों को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए गांधीवादी दर्शन का प्रचार किया जा रहा है। यहाँ पे दूरदर्शन का सहारा लिया जा रहा है, सरकारी कार्यालयों में पम्फलेट बांटे जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे मौलिक कर्तव्यों को एक तो लीगल रूप दिया जा रहा है ताकि और इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है मौलिक कर्तव्यों में। ये पूछा भी जा सकता है अगर अच्छा क्वेश्चन मेंस में आता है या प्री में आता है कि मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए महत्व। ठीक है, ये नैतिक हैं, सामाजिक सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके सम्मान को बढ़ाएंगे, संस्कृति के अनुकूल हैं। पर अब ये है कि इनकी आलोचना भी की गई है। आलोचना देखिए किस पे की गई है, ये समझिएगा।
इनकी आलोचना इसलिए की गई है कि पहली बात, ये बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है तो इनके होने का और ना होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऐसे कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है जब तक दंड का प्रावधान ना हो। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्यों को जिनकी चर्चा की जानी चाहिए थी, उनकी चर्चा नहीं की गई। जैसे कंपलसरी वोटिंग, अनिवार्य मतदान, इसको भी मौलिक कर्तव्य में शामिल किया जाना चाहिए था, पर इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। ठीक है। तीसरी बात, सिर्फ संविधान में ये संशोधन करके ये बता दिया गया कर्तव्य क्या हैं, पर ये चर्चा नहीं की गई कि इन कर्तव्यों का इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन कब तक किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे कोई चर्चा नहीं की गई। ठीक है। यहाँ पर एक आलोचना ये की जाती है कि मौलिक कर्तव्यों में कई पॉइंट बार बार रिपीट होते हैं, दोहराव होते हैं। जैसे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, फिर अगले मौलिक कर्तव्य में है देश की रक्षा करें, तो वो ओवरऑल एक ही बात है। तो ये इस तरह से इन 3-4 पॉइंट्स में कभी कभी इनकी आलोचना की जाती है, पर बात ये है कि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य अंकित किए गए हैं, ये हमेशा यहाँ के नागरिकों को याद दिलाएंगे कि आपको जो अधिकार मिले हैं तो उनके साथ साथ आपको कर्तव्य भी मिले हैं, और आप कर्तव्य अगर पूरे नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके अधिकारों में भी कटौती हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अधिकारों की मांग तभी जायज़ है जब आप अपने कर्तव्य पूरे करें। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।